हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी अच्छे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा बीबीटी सिद्धांत की कमियां। मतलब बीबीटी थ्योरी की जो कमियां रह गई, उन सभी कमियों के बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। तो मेरे साथ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा, वैसे ही आप लोगों के बीबीटी सिद्धांत की एक एक कमी अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगी। और लास्ट में मैं सभी कमियों की आप लोगों के लिए आउटलाइन बता दूंगा, जिससे आप लोगों को याद करने में हेल्प रहेगी। ठीक है बच्चों। और नोट्सों के बारे में मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। सभी बच्चे प्ले स्टोर पर जाओ, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर आप लोगों को दोनों मीडियम में नोट्स मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम में नोट्स मिल जाएंगे और इंग्लिश मीडियम में नोट्स मिल जाएंगे। और जिन बच्चों ने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी बच्चे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं, उन सभी फ्रेंडों के बीच में आप लोग इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। किसी बेचारे का भला हो जाएगा यार, कर दो शेयर। ठीक है बच्चों, तो फिर करते हैं स्टार्ट। बीबीटी सिद्धांत की जितनी भी कमियां हैं, एक एक कमी को मैं आप लोगों के सामने लिखूंगा और उसको इतनी बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेन करूंगा कि एक एक कमियां यहीं पर आप लोगों की बहुत अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगी। तो देखो बच्चों, पहली कमी को लिखता हूं आप लोगों के सामने और फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बोर्ड की तरफ। देखो बच्चों, यहां पर मैंने आप लोगों को सामने बीबीटी सिद्धांत की दो कमियां लिख दी। इन दोनों कमियों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके बाद उसकी जो आगे आने वाली कमियां हैं, उनके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तो देखो, बीबीटी सिद्धांत की जो पहले नंबर की कमी है, वो पहले नंबर की कमी है कि बीबीटी सिद्धांत के अंदर धातु आयन पर अधिक महत्व दिया गया था, जबकि लिगेंड के महत्व पर कम ध्यान दिया गया था। यह बीबीटी सिद्धांत की कमी थी। क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने संकरण निकाला था, तो हर बात हमने मेटल की थी। मेटल की हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी। उसके बाद मेटल की हम लोगों ने संकृत अवस्था निकाली थी। उसके बाद आप लोगों को पता है, मेटल और लिगेंड के बीच में जब उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, तो आप लोगों को पता है मेटल अपने पास में खाली डी ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है। मेटल की डी ऑर्बिटलों के आधार पर उसके अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय गुणों का हम लोग पता करते हैं। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि बीबीटी सिद्धांत में जो ज्यादा महत्व दिया गया था, वो किस पे दिया गया था? मेटल पर दिया गया था, जबकि लिगेंड के महत्व पर कम ध्यान दिया गया था। तो ये बीबीटी सिद्धांत की पहले नंबर की कमी हो गई। मैं पढ़ के बता देता हूं आप लोगों के लिए। इस सिद्धांत में धातु आयन पर अधिक महत्व दिया गया है, मतलब मेटल आयन पर अधिक महत्व दिया गया है, जबकि लिगेंड के महत्व पर कम ध्यान दिया गया है। तो ये पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। दूसरे नंबर के पॉइंट को देखिए बच्चों। जो बीबीटी सिद्धांत थी, वो प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंडों में डिफरेंस नहीं कर पाया। मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने। जैसे कि ये हम लोगों के प्रबल लिगेंड हो गए, ठीक है ना। ये हम लोगों के कौन हो गए? प्रबल लिगेंड हो गए। CO, CN, NO2 और NH3। ये हम लोगों के कौन हो गए? प्रबल लिगेंड। और ये कौन हो गए? हम लोगों के दुर्बल लिगेंड। ये हम लोगों को कौन हो गए? दुर्बल लिगेंड। H2O, F, Cl, Br और I। ध्यान से देखिए, ये हम लोगों के कौन हो गए? प्रबल लिगेंड हो गए। और ये हम लोगों के कौन हो गए? दुर्बल लिगेंड। तो बीबीटी सिद्धांत इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इन लिगेंडों में ऐसी क्या बात होती है जिसकी वजह से ये प्रबल लिगेंड है, और इन लिगेंडों में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये दुर्बल लिगेंड है। इस बात को आगे जाकर CFT थ्योरी एक्सप्लेन करती है। CFT थ्योरी बहुत बढ़िया तरीका से इसको बता देती है कि ये कौन हो गए आप लोगों के प्रबल लिगेंड और ये कौन हो गए आप लोगों के दुर्बल लिगेंड। तो बीबीटी सिद्धांत इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि प्रबल लिगेंडों के अंदर ऐसी क्या बात होती है जिसकी वजह से वो प्रबल लिगेंड होते हैं, और दुर्बल लिगेंडों के अंदर ऐसी क्या बात होती है जिसकी वजह से वो दुर्बल लिगेंड होते हैं। इस बात को बीबीटी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। तो ये बीबीटी सिद्धांत की आप लोगों की दूसरे नंबर की कमी हो गई। आगे जाके इसको CFT दूर करेगी, तब हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को। तो मैं पढ़ के बता देता हूं दूसरे नंबर की लिमिटेशन को, कि यह सिद्धांत प्रबल लिगेंड क्षेत्र तथा दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में कोई विभेद नहीं करता, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं करता।
बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब मैं तीसरे नंबर की लिमिटेशन को लिख देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ, इसको तो मिटा देता हूं। तो देखो बच्चों, बीबीटी सिद्धांत के तीसरे नंबर की लिमिटेशन को देखिए। बीबीटी सिद्धांत की जो तीसरे नंबर की लिमिटेशन है वो उसकी रंगीन प्रकृति के बारे में। क्या आप लोगों को पता है संकरण में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या जिन कॉम्प्लेक्सों के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है? रंगीन होती है, अर्थात वो कलर को शो करते हैं। लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते लेकिन फिर भी वो कलर को शो करते हैं। ये बात लोगों ने जब बीबीटी थ्योरी से पूछी या पाउली से पूछी तो उसके पास में कोई भी जवाब नहीं था। जवाब नहीं था तो लोगों ने उसकी क्या बना दी? कमी बना दी। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए ना कि बीबीटी सिद्धांत के अकॉर्डिंग जिनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनकी प्रकृति रंगीन होती है। लेकिन बहुत सारे केमिस्ट्री के अंदर ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते लेकिन फिर भी वो रंगीन होते हैं, अर्थात कलर को शो करते हैं। इस बात को बीबीटी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। तो ये भी बीबीटी सिद्धांत की क्या हो गई? कमी हो गई। अब यहाँ पर एक शब्द का और यूज हुआ है, उसको और बता देता हूं। यहाँ पर बेटा एक शब्द का यूज हुआ है स्पेक्ट्रमी विभार। अब ये स्पेक्ट्रमी विभार क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। इसको भी बीबीटी सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं करता। स्पेक्ट्रमी विभार उसको बोलते हैं कि जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है, जब वो कलर शो करता है तो उसके दो रीजन होते हैं। एक पराबैंगनी क्षेत्र होता है और एक दृश्य क्षेत्र होता है। मैं लिख देता हूं, कोई भी कॉम्प्लेक्स जब कलर शो करता है तो उसके दो रीजन होते हैं। एक तो होता है पराबैंगनी क्षेत्र, एक तो होता है पराबैंगनी क्षेत्र जिसका रीजन होता है 200 से 400 एनएम। ठीक है ना, 200 से 400 एनएम। और एक होता है बेटा दृश्य क्षेत्र, एक होता है दृश्य क्षेत्र विजिबल रीजन। और इसकी जो रेंज होती है ना वो कितनी होती है? 400 से 800 एनएम। ठीक है ना, इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है बच्चों? 400 से 800 एनएम। अब देखो पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना, अभी मैं आप लोगों के लिए स्पेक्ट्रम व्यवहार को बता देता हूं। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स जब कलर शो करता है तो उसके कितने रीजन होते हैं? दो रीजन होते हैं। एक तो पराबैंगनी क्षेत्र होता है जिसकी रेंज 200 से 400 एनएम होता है और एक दृश्य क्षेत्र होता है जिसकी रेंज 400 से 800 होता है। लेकिन कोई भी कॉम्प्लेक्स पराबैंगनी क्षेत्र के अंदर कलर को शो नहीं करता। वो कौन से क्षेत्र के अंदर कलर को शो करते हैं? दृश्य क्षेत्र के अंदर कलर को शो करते हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, जब भी कभी कोई कॉम्प्लेक्स कलर को शो कर रहा है तो वो कभी भी पराबैंगनी क्षेत्र के अंदर कलर को शो नहीं करता। वो दृश्य क्षेत्र के अंदर कलर को शो करता है जिसकी रेंज कितनी होती है? 400 से 800 एनएम। तो इस क्षेत्र के अंदर, अर्थात इस दृश्य क्षेत्र के अंदर जब हम किसी कॉम्प्लेक्स को रखते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स ऊर्जा का अवशोषण करता है और ऊर्जा का अवशोषण करने के बाद वो अपना एक स्पेक्ट्रा देता है और वही स्पेक्ट्रा कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है जिसको बीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती। आगे चलकर इसको सीएफटी थ्योरी एक्सप्लेन करती है। तो सीएफटी थ्योरी ने बीबीटी की बहुत सारी कमियों को आगे चल के दूर किया था। इसलिए बीबीटी और सीएफटी की तुलना में जो ज्यादा सक्सेसफुल थ्योरी है ना वो बेटा सीएफटी थ्योरी है, जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। सीएफटी थ्योरी हम लोगों के सिलेबस में दे रखी है तो बिल्कुल सीएफटी थ्योरी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले तो ये बात बताइए, ये स्पेक्ट्रमी विभार आप लोगों के समझ में आ गए ना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स को जब हम दृश्य क्षेत्र में रखते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स ऊर्जा का अवशोषण करता है और अपना स्पेक्ट्रा देता है और वो स्पेक्ट्रा ही कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इस बात को बीबीटी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। तो लोगों ने ये भी उसकी कमी बना दी। आगे जाके सीएफटी थ्योरी जब इसको दूर करेगी तब उसका हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो इस पॉइंट को मैं आप लोगों के लिए पढ़ के बता देता हूं। जो तीसरे नंबर की लिमिटेशन है कि संकुलों में स्पेक्ट्रमी विभार तथा रंगीन प्रकृति की व्याख्या बीबीटी नहीं करता। ठीक है ना, तो ये हो गई इसके तीसरे नंबर की लिमिटेशन। अब मैं चौथे नंबर की लिमिटेशन को लेता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ, तो देखो बेटा
ये हो गई आप लोगों की बीबीटी सिद्धांत की चौथे नंबर की लिमिटेशन। इसको भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। बीबीटी सिद्धांत इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आंतरिक कच्चक संकुल कब बनेगा और बाह्य कच्चक संकुल कब बनेगा। इस बात को बीबीटी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। इस बात को आगे जाकर सीएफटी थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि भाई प्रबल लिगेंड के केस में आंतरिक कच्चक संकुल बनता है और दुर्बल लिगेंड के केस में बाह्य कच्चक संकुल बनता है। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो आंतरिक कच्चक संकुल होते हैं ना, आंतरिक कच्चक संकुल, आंतरिक कच्चक संकुल, इनके अंदर कौन सा लिगेंड होता है? प्रबल लिगेंड। इनके अंदर कौन सा लिगेंड होता है? प्रबल लिगेंड। मतलब प्रबल लिगेंड के केस में कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है आप लोगों का? आंतरिक कच्चक संकुल। और दुर्बल लिगेंड के केस में कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है आप लोगों का? बाह्य कच्चक संकुल। बाह्य कच्चक संकुल ये बनता है आप लोगों के दुर्बल लिगेंड के केस में, दुर्बल लिगेंड। तो इधर देखिए बोर्ड की तरफ, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों के लिए कि बीबीटी सिद्धांत इस बात को नहीं समझा पाया कि आंतरिक कच्चक संकुल कब बनेगा और बाह्य कच्चक संकुल कब बनेगा। लेकिन सीएफटी थ्योरी आगे जाके इस बात को बताती है कि भाई प्रबल लिगेंड के केस में कौन बनता है? आंतरिक कच्चक संकुल। और दुर्बल लिगेंड के केस में कौन बनता है? बाह्य कच्चक संकुल। इसीलिए आगे जाके जब सीएफटी थ्योरी इस बीबीटी की कमी को दूर करती है तो ये सीएफटी के लिए बहुत बड़ी बात थी कि भाई उसने बीबीटी की इतनी बड़ी लिमिटेशन को या इतनी बड़ी कमी को दूर किया था। ठीक है ना। तो चौथा पॉइंट आप लोगों के समझ में आ गए ना कि आंतरिक कच्चक संकुल तथा बाह्य कच्चक संकुल कब बनेगा। इस बात को बीबीटी सिद्धांत नहीं समझा पाया तो ये भी लोगों ने उसकी क्या बना दी? कमी बना दी। तो ये उसकी कौन से नंबर की कमी हो गई? चौथे नंबर की। मैं पढ़ के बता देता हूं। आंतरिक कच्चक संकुल तथा बाह्य कच्चक संकुल कब बनेगा, इसकी व्याख्या बीबीटी सिद्धांत नहीं करता। ये इसकी चौथे नंबर की लिमिटेशन कंप्लीट होती है। चलो ठीक है, आगे आने वाली लिमिटेशन को लेते हैं। तो देखो बेटा बोर्ड की तरफ, यहां पर मैंने बीबीटी सिद्धांत की 5वें नंबर की लिमिटेशन को लिख दिया और 6ठी नंबर की लिमिटेशन को लिख दिया। अब इन दोनों लिमिटेशन को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो क्या बोल रहा है 6ठी नंबर की लिमिटेशन में कि कई संकुलों की ज्यामिति की व्याख्या बीबीटी नहीं करता। मतलब केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनको बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो ये भी बीबीटी सिद्धांत की क्या हो गई? कमी। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए 5वें नंबर की कमी को बता देता हूं। देखो बेटा, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनकी ज्यामिति या आकृति की व्याख्या बीबीटी सिद्धांत नहीं करता। तो ये भी बीबीटी सिद्धांत की क्या हो गई? कमी हो गई। मैं पढ़ के बता देता हूं। कई संकुलों की ज्यामिति की व्याख्या बीबीटी सिद्धांत नहीं करता। ठीक है, अब हम 6ठे नंबर की लिमिटेशन को देखते हैं। तो देखो ये जो सिद्धांत था ना, देखो ध्यान से समझना है 6ठे नंबर की लिमिटेशन को। मैंने आप लोगों के लिए जब संकरण पढ़ाया था तो आप लोगों ने देखा था कि मैंने इन एग्जाम्पलों का उपयोग किया था वहां पर। एक तो मैंने आप लोगों के लिए ये एग्जाम्पल लिया था NiCN का होल 4 माइनस के 2 और एक एग्जाम्पल लिया था NiCl का होल 4 माइनस के 2। एक एग्जाम्पल लिया था NiCO का होल 4। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लिया था CONH3 का होल 6 प्लस के 3। एक एग्जाम्पल लिया था COF6 माइनस के 3। ये मैंने आप लोगों के लिए जब संकरण पढ़ाया था तो मैंने ये 5 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिए थे। गौर से देखिए बच्चों, यहां पर मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए? 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि मेटल से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं ना, वही उस मेटल की समन्वय संख्या होती है, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर इस मेटल की समन्वय संख्या कितनी हो गई? 4, क्योंकि इस मेटल से 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इस मेटल की समन्वय संख्या कितनी हो गई? 4, क्योंकि इस मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए? 4। यहाँ पर इस मेटल की भी समन्वय संख्या कितनी हो गई? 4, क्योंकि इस मेटल से भी कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 4। तो इन तीनों जो कॉम्प्लेक्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स ये रहा, एक कॉम्प्लेक्स ये रहा, एक कॉम्प्लेक्स ये रहा, इनमें मेटल की समन्वय संख्या अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4।
बाकी के इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इस मेटल की जो समन्वय संख्या है वो कितनी हो गई, 6। यहाँ पर देखिए इस मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6। तो इस मेटल की भी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बीबीटी सिद्धांत ने जो ज्यादा फोकस किया था अपने सिद्धांत के अंदर, उसने एक तो समन्वय संख्या 4 के बारे में बताया था और एक समन्वय संख्या 6 के बारे में बताया था। इसने समन्वय संख्या 5 के बारे में कोई बात नहीं की, और उसने समन्वय संख्या 5 के बारे में कोई बात नहीं की तो लोगों ने उसकी वो कमी बता दी। कमी बता दी तो ये छठे नंबर की कमी आप लोगों की यही होती है कि बीबीटी सिद्धांत तो उन संकुलों को समझाने में असफल रहा जिनकी उप सह संयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 5। 4 को एक्सप्लेन कर दिया और 6 को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 या जिनकी समन्वय संख्या 5 होती है उनको ये सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये भी बीबीटी की क्या हो गई, कमी। मैं पढ़ के बता देता हूं, यह सिद्धांत उन संकुलों को समझाने में असफल रहा जिनकी उप सह संयोजक संख्या, इंग्लिश में बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 5। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब मैं आगे आने वाली और लिमिटेशनों को लेता हूं, देखते चलिए बोर्ड की तरफ सभी बच्चे। तो देखो बच्चों, ये बीबीटी सिद्धांत की आप लोगों की 7वें नंबर की लिमिटेशन को लिख दिया और मैंने 8वें नंबर की लिमिटेशन को लिख दिया। अब इन दोनों लिमिटेशन को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो 7वें नंबर की लिमिटेशन है चुंबकीय गुणों के बारे में। क्या आप लोगों को पता है कि बीबीटी सिद्धांत ने क्या बात बोली थी? भाई हम लोगों ने जब संकरण निकाला था तो संकरण में हम लोगों ने क्या बात बोली थी कि जिन कॉम्प्लेक्सों के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, तथा जिन कॉम्प्लेक्सों के पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। ये हम लोगों ने संकरण में पढ़ा था। लेकिन आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री के अंदर ऐसे हैं जिनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन फिर भी वो चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इस बात को बीबीटी सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो लोगों ने ये भी बीबीटी सिद्धांत की कमी बता दी। देखो इस पॉइंट को मैं फिर बता देता हूं आप लोगों के लिए। संकरण में हम लोगों ने देखा था कि कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या जिन कॉम्प्लेक्सों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे उनकी प्रकृति अनुचुंबकीय थी, तथा जिन कॉम्प्लेक्सों में युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे उनकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय थी। ये बात बीबीटी सिद्धांत ने बोली थी। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते लेकिन फिर भी वे चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इस बात को जब बीबीटी सिद्धांत से पूछा तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं दिया तो लोगों ने उसकी इसको भी कमी बता दिया। ठीक है ना। तो ये बीबीटी सिद्धांत की आप लोगों की 7वें नंबर की कमी हो गई। तो देखो मैं पढ़ के बता देता हूं कि विभिन्न संकुलों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। ये बीबीटी सिद्धांत की आप लोगों की 7वें नंबर की लिमिटेशन हो गई। अब मैं बीबीटी सिद्धांत की जो 8वें नंबर की लिमिटेशन है, इस 8वें नंबर की लिमिटेशन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बच्चों, हमने बीबीटी सिद्धांत को पढ़ा था, पूरा बीबीटी सिद्धांत पढ़ा था और बीबीटी सिद्धांत में हम लोगों ने 7 पॉइंट पढ़े थे। उन 7 पॉइंटों के अंदर हम लोगों ने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं पढ़ा जिसमें बीबीटी सिद्धांत ने अभिक्रिया की क्रिया विधि या अभिक्रिया की कोटि के बारे में कोई बात की। मैं फिर बता देता हूं, बीबीटी सिद्धांत इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने बीबीटी सिद्धांत के कितने पॉइंट पढ़े थे, 7 पॉइंट पढ़े थे। उन 7 पॉइंटों के अंदर एक भी पॉइंट हम लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा था जिसने बीबीटी सिद्धांत ने अभिक्रिया की कोटि या अभिक्रिया की क्रिया विधि के बारे में कोई बात की थी। ठीक है ना। तो उसने अगर अभिक्रिया की कोटि या अभिक्रिया की क्रिया विधि के बारे में कोई बात नहीं की तो ये भी बीबीटी सिद्धांत की कमी हो गई। तो देखिए इसको, इस सिद्धांत द्वारा
अभिक्रिया की कोटि एवं क्रिया विधि की व्याख्या नहीं की जा सकती। ना ही तो हम अभिक्रिया की कोटि का पता लगा सकते हैं और ना ही हम अभिक्रिया की क्रिया विधि का पता लगा सकते हैं बीबीटी सिद्धांत के आधार पर। तो ये भी बीबीटी सिद्धांत की कमी हो गई। और ये कौन से नंबर की कमी हो गई? 8वें नंबर की। अब मैं बीबीटी सिद्धांत के 9वें नंबर की कमी को लेता हूं, तो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। इसको तो मिटा देता हूं और 9वें नंबर की लिमिटेशन को लिख देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ, तो देखो बच्चों, ये हो गई बीबीटी सिद्धांत के 9वें नंबर की लिमिटेशन। अब इस 9वें नंबर की लिमिटेशन को आप ध्यान से समझ के चलना। देखो पहले मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बेसिक बता देता हूं। शुरू में मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी कि मेटल और लिगेंड के बीच में जिस बंध का निर्माण होता है उस बंध को हम क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक बंध। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि मेटल और लिगेंड के बीच में जिस बंध का निर्माण होता है ना, उस बंध को हम क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक बंध। तो ये बंध आप लोगों का कौन है? उपसहसंयोजक बंध, जिसकी प्रकृति क्या होती है? सिग्मा। ये जो आप लोगों का उपसहसंयोजक बंध होता है ना, ये क्या होता है? आप लोगों का सिग्मा बॉन्ड होता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, मेटल और लिगेंड के बीच में जिस बंध का निर्माण होता है उस बंध को हम क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक बंध। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा। मतलब इसको सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो बीबीटी ने क्या बात बोली थी? बीबीटी ने ये बात बोली थी कि जब भी मेटल और लिगेंड के बीच में उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होगा तो लिगेंड की भरी कक्षक भाग लेगी और मेटल की खाली कक्षक भाग लेगी। तो लिगेंड की भरी कक्षक और मेटल की खाली कक्षक जब एक दूसरे के पास में आएंगी तो उनमें क्या होगा? अतिव्यापन होगा। और ये अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा वो बंध उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा। और जो बंध बनेगा वो बंध आप लोगों का कौन सा बनेगा? ये उपसहसंयोजक बंध बनेगा, जिसकी प्रकृति क्या होती है? सिग्मा होती है। ठीक है ना? तो बीबीटी सिद्धांत ने ये बात बोली थी कि भाई लिगेंड की भरी कक्षक और मेटल की खाली कक्षक अति व्यापन करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करती हैं। अर्थात मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध होता है उसकी प्रकृति क्या होती है? सहसंयोजक बंध जैसी। जो कि पूरी तरीका से सत्य नहीं है बात। जिस तरीका से मैं पहले आप लोगों के लिए लिख के बता देता हूं, फिर दोबारा से इस पॉइंट को समझाता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? क्या मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेती है बच्चों? खाली कक्षक। लिगेंड की कौन सी कक्षक भाग लेती है? भरी कक्षक। इनमें क्या होता है? अतिव्यापन। मैं लिख देता हूं, इनमें क्या होता है? अतिव्यापन। अतिव्यापन। और ये कौन सा बॉन्ड बनता है आप लोगों का? सिग्मा बॉन्ड। मतलब ये उपसहसंयोजक बंध बनता है। तो मैं लिख देता हूं, लिगेंड की भरी कक्षक और मेटल की खाली कक्षक, धातु की खाली कक्षक, इनके बीच में क्या होगा? अतिव्यापन। मेटल की खाली कक्षक और लिगेंड की भरी कक्षक, इनके बीच में क्या होगा? अतिव्यापन होगा और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। इस सिग्मा बंध की प्रकृति होगी वो कैसी होगी? सहसंयोजक बंध जैसी। तो बीबीटी ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो ये उपसहसंयोजक बंध होता है ना, इसकी प्रकृति सहसंयोजक बंध जैसी होती है, जो कि पूरी तरीका से सत्य नहीं है। क्योंकि आगे चलकर सीएफटी थ्योरी इसकी प्रकृति को आयनिक बंध जैसी बताती है। अब बीबीटी के अकॉर्डिंग तो ये उपसहसंयोजक बंध की प्रकृति क्या होती है? सहसंयोजक बंध जैसी। और सीएफटी थ्योरी के अकॉर्डिंग जब मैं आप लोगों के लिए सीएफटी पढ़ाऊंगा तब इस पॉइंट को मैं बोलूंगा। सीएफटी के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध होता है ना, इसकी प्रकृति क्या होती है? आयनिक जैसी। ठीक है ना? बीबीटी के अकॉर्डिंग सहसंयोजक जैसी होती है और सीएफटी के अकॉर्डिंग क्या होती है? आयनिक जैसी। तो इस बात को या इस विवाद को बीबीटी नहीं सुलझा पाया तो लोगों ने उसकी क्या बना दी? कमी बना दी। देखो पॉइंट को आप लोग, क्या बीबीटी के अनुसार धातु व लिगेंड के मध्य बंध की प्रकृति कैसी होती है? सहसंयोजक जैसी। मैं यही बता रहा हूं। ये जो आप लोगों का सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, हम अच्छी तरीका से जानते हैं अति व्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो कौन होता है? आप लोगों का सहसंयोजक बंध। ठीक है ना? तो सहसंयोजक होती है
क्योंकि यह बंध धातु या धातु आयन की कौन सी कक्षक, खाली कक्षक व लिगैंड की भरी कक्षक के मध्य अति व्यापन के फलस्वरूप बनता है। और ये भी बीबीटी सिद्धांत की क्या है, कमी, कि उसने मेटल और लिगैंड के बीच में जो उप सहसंयोजक बंध की प्रकृति है उसको क्या बताया था, सहसंयोजक बंध जैसी। लोगों ने जब उससे सवाल किया कि भाई किस तरीका से, किस बेस पे तू इस बात को बोल रहा है, तो वो पूरी तरीका से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब वो पूरी तरीका से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो लोगों ने उसकी वो कमी बता दी, तो ये आप लोगों की 9वें नंबर की कमी हो जाती है। तो बीबीटी सिद्धांत की अब तक हम लोग कितनी कमियां पढ़ चुके हैं, 9 कमियां पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी 10वीं नंबर की कमी को पढ़ेंगे। तो देखो बोर्ड की तरफ, तो देखो बेटा, बीबीटी सिद्धांत की 10वें नंबर की लिमिटेशन को देखिए। इस 10वें नंबर की लिमिटेशन को भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर एक शब्द का उपयोग हुआ पश्च बंधन। इस पश्च बंधन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। तो पश्च बंधन को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, क्योंकि पश्च बंधन के कॉन्सेप्ट को बीबीटी सिद्धांत नहीं समझा पाता। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए पश्च बंधन या जो बैक बॉन्डिंग है इसको अच्छी तरीका से समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम इसकी कमी को देखेंगे। तो देखो, आप लोगों को पता है, अभी मैंने आप लोगों को सामने बोला था कि मेटल और लिगैंड के बीच में जब उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉनों को किसके लिए डोनेट करता है, मेटल के लिए। अरे भाई, ये कौन हो गया, आप लोगों का लिगैंड हो गया, और ये कौन हो गई, आप लोगों की मेटल हो गई। तो लिगैंड अपने भरी हुई कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन किसके लिए देता, मेटल की खाली कक्षकों में। और यहाँ पर कौन से बंध का निर्माण होता है, बीबीटी के अकॉर्डिंग ये बन गया आप लोगों का सिग्मा बॉन्ड। वैसे बंध तो आप लोगों का उप सहसंयोजक बंध है, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी होती है, सहसंयोजक जैसी, बीबीटी के अकॉर्डिंग। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना कि इसकी खाली कक्षक और इसकी भरी कक्षक जब अति व्यापन करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, सहसंयोजक बंध जैसी होती है। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर इसकी कौन सी कक्षक ने भाग लिया है, भरी कक्षक ने, और यहाँ पर इसकी कौन सी कक्षक ने भाग लिया है, खाली कक्षक ने। और जो बंध का निर्माण हुआ है वो बंध उप सहसंयोजक बंध बना है, जो कि आप लोगों का कौन है, सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो पहला बॉन्ड बनता है ना वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीका से जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कौन होता है, आप लोगों का सिग्मा, क्योंकि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है। डबल बॉन्ड के अंदर एक तो सिग्मा होता है और एक कौन होता है, पाई होता है। जबकि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है और बच्चों 2 पाई बॉन्ड होते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि एक बॉन्ड बनने के बाद जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो सभी बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं, आप लोगों के पाई बॉन्ड। इसलिए सिंगल बॉन्ड में तो आप लोगों को पता है सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, क्योंकि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही बनता है। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई बनता है, पहले सिग्मा बनता है उसके बाद में पाई बनता है। जबकि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और 2 पाई बनते हैं। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है, उसके बाद दूसरे नंबर का या तीसरे नंबर का जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड आप लोगों का कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा। अब अपने कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये पहले बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, पहले बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है या पहला बॉन्ड बना है, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, सिग्मा, क्योंकि पहला बंध हमेशा सिग्मा बनता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो मेटल होती है ना उसका नेचर इलेक्ट्रॉन लेने का नहीं होता, मेटल का नेचर इलेक्ट्रॉन देने का होता है। तभी तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें आती है, प्लस में। भाई ये चीज मैं आप लोगों के लिए पहले ही समझा चुका हूं कि जो मेटल होती है अर्थात जो धातु होती है ना उसका नेचर इलेक्ट्रॉन लेने का नहीं होता है, उसका नेचर इलेक्ट्रॉन देने का होता है। तभी तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें आती है, प्लस में आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केस उल्टा हो रहा है, यहाँ पर लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसके लिए, मेटल के लिए। अब मेटल लिगेंड के दिए हुए इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है, क्योंकि मेटल को पता है कि अगर मैं लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को ले लूंगा तो मेरे और लिगेंड के बीच में एक बंध का निर्माण होगा जिसका नाम है उपसहसंयोजक बंध, जो कि एक स्टेबल बंध है। तो उसकी वजह से हम दोनों ही स्थायी हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो
कि प्रकृति के अंदर हर कोई इस टाइप की तरफ जाता है, तो इस बॉन्ड बनने की वजह से लिगेंड के दिए हुए इलेक्ट्रॉनों को मेटल ले लेता है कि भाई हम दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो हम दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही इस बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा तो फिर मेटल लिगेंड को बोलेगी कि भाई तूने जो मुझे इलेक्ट्रॉन दिए थे ना, तू तेरे इलेक्ट्रॉनों को वापस ही ले ले, क्योंकि मेरा नेचर इलेक्ट्रॉन देने का होता है, इलेक्ट्रॉन लेने का नहीं होता। तो लिगेंड ने जो मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए और इस बंध का निर्माण हो गया, तो वापस से इस मेटल ने इलेक्ट्रॉन जो लिए थे वो वापस किसको दे दिए? लिगेंड को। इस तरीका से ये लिगेंड को वापस इलेक्ट्रॉन दे दिए कि भैया तूने जो मुझे इलेक्ट्रॉन दिए थे ना, वो इलेक्ट्रॉन तू तेरे वापस ही ले ले। तो इसने मेटल ने इसको इलेक्ट्रॉन वापस कर दिए। तो ये बॉन्ड आप लोगों का जो बनेगा वो बंद बनेगा बच्चों आप लोगों का पाई बंद। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों से क्या बोली है कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है, और यदि दूसरा बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड कौन सा बनेगा? आप लोगों का पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस बंध का जो नेचर होता है वो क्या होता है? पाई। और आप लोगों को पता है कि इस बंध का निर्माण तब हुआ है, पहले कौन सा बंध बना है? सिग्मा, उसके बाद में कौन सा बंध बना है? पाई। इसीलिए इसको हम बोलते हैं पश्च बंधन। पश्च बंधन का मतलब समझे? नाम से ही पता लग रहा है पश्च बंधन, मतलब पहला बॉन्ड सिग्मा बनने के बाद फिर ये बॉन्ड बनता है। इसीलिए इस बंध को हम पश्च बंधन या बैक बॉन्डिंग कहते हैं, जो बाद में बनता है। क्योंकि पहले कौन बना था? सिग्मा बना था, उसके बाद में पाई बॉन्ड बना है। इसीलिए इस बंध को हम लोग क्या बोलते हैं? पश्च बंधन। पहले तो ये बात बताओ, ये बात समझ में आ गई ना? इसीलिए उपसहसंयोजक बंध की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? लिगेंड की भरी कक्षक और मेटल की खाली कक्षक। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड होता है अर्थात जो पश्च बंधन होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है कि मेटल की भरी कक्षक भाग लेती है और लिगेंड की खाली कक्षक भाग लेती है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? अब बीबीटी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जब मेटल पश्च बंधन के द्वारा जब मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे देता है तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। भाई एक बात बताइए, मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन लिए थे वो वापस से किसको दे दिए? लिगेंड को दे दिए। तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम क्यों हुई? कैसे हुई? इस बात को बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये भी लोगों ने उसकी कमी बना दी। तो देखिए पॉइंट को आप लोग क्या बोल रहा है कि पश्च बंधन, पश्च बंधन कौन सा? ये पाई बॉन्ड को बोल रहा हूं, ठीक है ना? पहला सिग्मा बना उसके बाद पाई बना, इसलिए इसको पश्च बंधन या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। तो पश्च बंधन द्वारा धातु व लिगेंड के मध्य बने, धातु व लिगेंड के बीच में कौन सा बंध बना है आप लोगों का? पाई बंध। तो देखो पश्च बंधन द्वारा धातु व लिगेंड के मध्य बने पाई बंध से धातु पर घटे इलेक्ट्रॉन घनत्व, क्योंकि मेटल ने जब इलेक्ट्रॉन वापस से लिगेंड को दे दिए तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो धातु पर घटे इलेक्ट्रॉन घनत्व को समझाने में भी बीबीटी असफल रहा। इस बात को बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मेटल के पास में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है वो कम कैसे हो जाता है, ये बात बीबीटी सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं करता। और यदि बीबीटी सिद्धांत इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता तो लोगों ने उसकी ये भी कमी बता दी, ठीक है ना? तो बीबीटी सिद्धांत की आप लोगों की कितनी कमियां हो गई? 10 कमी हो गई। अब मैं इसके 11वें नंबर की कमी को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो बेटा बोर्ड की तरफ देखिए, मैं 11वें नंबर की इसकी कमी को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो बेटा ये बीबीटी सिद्धांत की आप लोगों के 11वें नंबर की कमी हो गई, और ये 11वें नंबर की कमी के साथ ही आप लोगों की बीबीटी सिद्धांत की पूरी कमियां कंप्लीट हो जाएंगी। तो 11वीं कमी को आप लोग समझिए, ये अपचय क्षमता को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। किसकी अपचय क्षमता को एक्सप्लेन नहीं कर पाया? यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, एक तो CONH3 को होल 6 प्लस के 3 और एक है CuCN को होल 4 माइनस के 2। इन दोनों कॉम्प्लेक्सों की अपचायक सामर्थ्य मतलब जो रेडिएशन पावर होती है ना, उसको ये सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर पाया
कि किसकी अपचयक क्षमता तो ज्यादा है और किसकी अपचयक क्षमता कम है। इस बात को बीबीटी सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं करता, तो लोगों ने उसकी ये भी कमी बता दी। मैं पढ़ के बता देता हूं आप लोगों के लिए कि CONH3 को होल 6 प्लस के 3 एक कॉम्प्लेक्स ही है, व CuCN को होल 4 माइनस के 2 दोनों संकुलों की अपचयक सामर्थ्य, ठीक है ना, रिड्यूसिंग पावर, अपचयक सामर्थ्य की भिन्नता की व्याख्या बीबीटी नहीं करता। मतलब दोनों कॉम्प्लेक्सों के अंदर किसकी अपचयक क्षमता ज्यादा है, किसकी अपचयक क्षमता कम है, इस बात को बीबीटी एक्सप्लेन नहीं करता। और यदि बीबीटी इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता तो बीबीटी की ये भी कौन सी हो गई, कमी हो गई। तो इस तरीका से आप लोगों के लिए मैंने बीबीटी सिद्धांत की बेटा कितनी कमियां बताई हैं, 11 कमियां बताई हैं। अब 11 कमी प्रत्येक बच्चे को याद होनी चाहिए कि बीबीटी सिद्धांत की जो लिमिटेशन थी, या आप लोग उनको सीमाएं बोल दो, चाहे आप लोग उनको कमियां बोल दो, वो कमियां कितनी थी, 11 थी। 11 मैंने आप लोगों को सामने एक्सप्लेन कर दी बहुत बढ़िया तरीका से। लेकिन आपका सवाल अब मेरे से ये होता है कि सर बीबीटी सिद्धांत की आपने 11 कमी तो करवा दी, हमारे समझ में भी आ गया, लेकिन सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया तो हम किस तरीका से लिख पाएंगे, क्योंकि 11 पॉइंटों को तो हम भूल जाएंगे। तो सर कोई याद करने का हम लोगों के लिए तरीका बता दो, जिसकी वजह से हम लोग ये 11 के 11 कमियों को अच्छी तरीका से याद कर लें और हम इनको भूले भी ना। तो बेटा मैं आप लोगों के लिए ये जो बीबीटी सिद्धांत की 11 कमी है ना, इसकी मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक का मतलब आउटलाइन बता देता हूं। अब देखो आप लोगों को पता है कि 11 कमी है, तो इतनी लंबी लंबी लाइन तो आप लोगों को याद रहने वाली नहीं है। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं कि एक पूरी लाइन में से एक आउटलाइन निकाल लेते हैं। अब इतनी बड़ी लाइन तो हम लोगों को याद नहीं रहेगी, लेकिन एक आउटलाइन हम लोगों को याद रह जाएगी और उस आउटलाइन से हम उस लाइन को कंप्लीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बीबीटी सिद्धांत को पढ़ा है, हम लोगों ने बीबीटी सिद्धांत को समझा है। तो यदि एग्जाम में हम लोगों को आउटलाइन याद आ गई कि यार वो आउटलाइन थी, तुरंत ही हम उसकी कंप्लीट लाइन कर देंगे कि भाई बीबीटी सिद्धांत इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, बीबीटी सिद्धांत इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? तो सबके सब आउटलाइनों को मैं आप लोगों को सामने लिख देता हूं, आप सभी आउटलाइनों को याद कर लेना और उसके आधार पर तो फिर हमारी सारी कमियां हो जाएंगी। क्योंकि आप लोगों को पता है हम किसी न किसी की कमियां निकाल रहे, तो कमियां निकाल रहे इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे कि माना कि मैं आउटलाइन में पहला पॉइंट क्या लिखूंगा, धातु आयन। इससे सीधा सा मतलब है, जैसे पहली आउटलाइन कौन सी हो जाएगी, अभी लिखूंगा मैं आप लोगों के लिए धातु आयन हो गया। अब आप लोगों को पहली लिमिटेशन में सिर्फ धातु आयन एग्जाम में याद है और आपको पता बीबीटी की लिमिटेशन लिखनी है, तो तुरंत लाइन क्लियर हो जाएगी कि कैसे, कि यह सिद्धांत धातु आयन पर अधिक महत्व देता है और लिगेंड के महत्व पर कोई ध्यान ही नहीं देता। ये लो हो गई कमी। इस तरीका से करनी है। तो मैं पूरी आउटलाइन लिख देता हूं, फिर याद कैसे करोगे वो भी मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा। तो देखो बोर्ड की तरफ, इसको तो मिटा देता हूं और आउटलाइनों को देख लो। तो देखो बेटा, ये मैंने बीबीटी सिद्धांत की आप लोगों के लिए 11 आउटलाइन लिख दी। इन 11 आउटलाइनों से आप लोग बीबीटी सिद्धांत की जितनी भी 11 कमी है उनको आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है ना? मैंने पहले नंबर की जो आउटलाइन लिख ली है उसमें मैंने केवल धातु आयन लिखा है। तो आपको पूरी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है। आपने मेरा लेक्चर ले लिया, अपनी फियर कॉपी में उतार दिया, वो चीज आपने पढ़ ली, उसके बाद तो सिर्फ आउटलाइन इतना याद रखना है कि पहले नंबर के पॉइंट में मुझे पूरी लाइन याद नहीं रखनी है, बस मुझे इतना याद रखना है केवल धातु आयन। तो जैसे ही आप लोगों के मन में वो धातु आयन याद है तो तुरंत आप लोग लाइन बना दोगे, क्योंकि आप लोगों को पता है आप किसी की कमियां निकाल रहे हो। तो कमी कैसे बनेगी? आप लोगों को केवल धातु आयन याद है तो कमी कैसे बनेगी कि इस सिद्धांत में धातु आयन पर अधिक महत्व दिया गया जबकि लिगेंड के महत्व पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। ये लो बन गई लाइन कंप्लीट। दूसरे नंबर के में देखो मैंने आउटलाइन बनाई है प्रबल लिगेंड क्षेत्र व दुर्बल लिगेंड क्षेत्र, इतना ही याद रख लेना। अब लाइन क्लियर हो गई कि बीबीटी सिद्धांत प्रबल लिगेंड क्षेत्र व दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में विभेद या अंतर नहीं बता पाता, तो ये बीबीटी सिद्धांत की कमी हो गई। तीसरे नंबर की आउटलाइन क्या बनाई है
स्पेक्ट्रमी व्यवहार व रंगीन प्रकृति, मतलब बीबीटी सिद्धांत स्पेक्ट्रमी व्यवहार व रंगीन प्रकृति को नहीं समझा पाती तो ये क्या हो गई, उसकी कमी हो गई। तो केवल आउटलाइन याद रखनी है। चौथे के अंदर सिर्फ इतना ही याद रख लेना, आंतरिक कच्चक संकुल तथा बाह्य कच्चक संकुल। अब लाइन बनाई जा सकती है कैसे कि आंतरिक कच्चक संकुल तथा बाह्य कच्चक संकुल कब बनेगा, इसकी व्याख्या बीबीटी सिद्धांत नहीं करता। आउटलाइन याद रखनी है, लाइन ऑटोमेटिक क्लियर है। क्यों? क्योंकि आप क्लास ले चुके हो, नोट्सों को पढ़ चुके हो, अपनी फियर कॉपी में उतार चुके हो, तो पूरी लाइन आपके दिमाग में घूम जाएगी कि यार उस पॉइंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है ना, इसलिए पूरी लाइनों को याद करने के बजाय, रट्टा मारने के बजाय सिर्फ आउटलाइन याद रखनी है कि भाई पहले नंबर की आउटलाइन में क्या है, धातु आयन, दूसरे नंबर की आउटलाइन में क्या है, प्रबल लिगैंड क्षेत्र में दुर्बल लिगैंड क्षेत्र, तीसरे नंबर की आउटलाइन में क्या है, स्पेक्ट्रमी व्यवहार तथा रंगीन प्रकृति, इतना ही। चौथे नंबर की में क्या है, आंतरिक कच्चक तथा बाह्य कच्चक संकुल, और बाकी की लाइन तो ऑटोमेटिक आप लोग बना दोगे। ठीक है, पांचवें नंबर की जो आप लोगों की आउटलाइन है वो है ज्यामिति। क्या कि बहुत सारे केमिस्ट्री के अंदर ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनकी ज्यामिति की व्याख्या बीबीटी नहीं करता। ये लो हो गया पॉइंट क्लियर। अगला कौन सा हो गया आप लोगों का, उपसह संयोजक संख्या 5। बीबीटी सिद्धांत कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को एक्सप्लेन कर देता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 5 को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये बीबीटी सिद्धांत की कमी। देखो केवल इतना ही याद रखना है, उपसह संयोजक संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 5, बाकी का तो पता है लाइन में क्या लिखना है कि उपसह संयोजक संख्या 5 वाले कॉम्प्लेक्सों को बीबीटी सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं करता। ये लो। अगली कमी कौन सी हो गई आप लोगों की, चुंबकीय गुण। तो आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन फिर भी वो चुंबकीय गुणों को शो करते हैं। जबकि बीबीटी के अकॉर्डिंग जिन कॉम्प्लेक्सों के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चुंबकीय गुणों को शो करते हैं, अर्थात उनकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन वो चुंबकीय गुणों को शो करते हैं। इस बात को बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो वो क्या हो गई, उसकी कमी हो गई। तो चुंबकीय गुण ध्यान में रख लेना, बाकी का तो आपको पता है क्या लिखना है उसमें। ठीक है ना। अगले में अभिक्रिया की कोटि व क्रिया विधि, 8वें नंबर की जो आउटलाइन है उसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, अभिक्रिया की कोटि व अभिक्रिया की क्रिया विधि। इसका मतलब लाइन क्लियर कि बीबीटी सिद्धांत अभिक्रिया की कोटि व अभिक्रिया की क्रिया विधि को नहीं समझा पाता या नहीं एक्सप्लेन कर पाता। ये बीबीटी सिद्धांत की कौन से नंबर की कमी हो गई, 8वें नंबर की। 9वें नंबर की जो बीबीटी सिद्धांत की कमी हो गई वो हो गई आप लोगों की सहसंयोजक बंध, मतलब आउटलाइन आपको केवल सहसंयोजक बंध रखनी है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि बीबीटी सिद्धांत के अनुसार मेटल और लिगेंड के बीच में उप सहसंयोजक जो बंध बनता है वो अति व्यापन के फलस्वरूप बनता है, क्योंकि उसमें लिगेंड की भरी कक्षक और मेटल की खाली कक्षक भाग लेती है। तो उस अति व्यापन से सिग्मा बंध का निर्माण होता है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, सहसंयोजक बंध जैसी, जो कि पूरी तरीका से सत्य नहीं है। तो ये बीबीटी सिद्धांत की कमी। तो आउटलाइन के रूप में केवल सहसंयोजक बंधी याद रख लेना, और बाकी की लाइन तो आपको पता है कि क्या लिखना है। 10वें नंबर की जो आउटलाइन है उसमें केवल पश्चिमबंधन ध्यान में रखना। पश्चिमबंधन मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तो इस लाइन में क्या कमी है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जब पश्चिमबंधन बनता है तो पश्चिमबंधन से मेटल पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। तो मेटल पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम क्यों हो जाता है, इस बात को बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो ये कमी हो गई। तो आउटलाइन के तौर पर केवल पश्चिमबंधन याद रख लेना, बाकी की लाइन तो आप लिख ही दोगे क्योंकि आपने पढ़ी है, समझी है और नोट्सों में लिखी है। ठीक है। 11वें नंबर की आउटलाइन में कुछ नहीं ध्यान नहीं रखना, केवल अपचायक सामर्थ्य ध्यान में रखनी है, और वो दो कॉम्प्लेक्स ध्यान में रखने हैं कि CONH3 को होल 6 प्लस के 3 और CuCN को होल 4 माइनस के 2, जो दोनों कॉम्प्लेक्स थे उनकी अपचायक सामर्थ्य की भिन्नता की व्याख्या बीबीटी नहीं करता कि किसकी अपचायक क्षमता तो ज्यादा होती है, किसकी अपचायक क्षमता कम होती है। ठीक है ना, इस बात को बीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती, तो ये भी उसकी क्या हो गई, कमी हो गई। इसलिए बोल रहा हूं बेटा, पूरी लाइन को याद करने के बजाय आप केवल आउटलाइन ध्यान में रख लेना, जिससे आप एग्जाम में आसानी से लिख दोगे और आउटलाइन को आप कभी नहीं भूलोगे। केवल एक ही लाइन। अब एक बात बताइए यार, 11 कमी करवाई है मैंने, 11 कमियों में कब तक रट्टा मारोगे आप, भूल जाओगे आप। रट्टा मार के देख लो, मैं बता रहा हूं आप लोग भूल जाओगे।
11 कमिंग के अंदर इतनी सारी लैंग्वेज हो गई, इतनी सारी लैंग्वेज हो गई, और आप पढ़ते जा रहे हो, रट्टा मारते जा रहे हो, फिर भूलते जा रहे हो, रट्टा मारते जा रहे हो, एग्जाम में आप लोग भूल जाओगे। इसलिए आपको सिर्फ आउटलाइन ध्यान में रखनी है। अब आउटलाइन के लिए तो एक शब्द ध्यान में रखना है, धातु आयन, प्रबल लिगैंड, दुर्बल लिगैंड, और ये इस तरीका से आउटलाइन ध्यान में 11 के 11 कमी अभी याद हो जाएंगी आप लोगों को कि भाई 11 पॉइंटों में सर ने आउटलाइन क्या बनाई है। उसके बाद तो लाइन तो आप लोग लिख ही दोगे, क्योंकि लेक्चर आपने ले लिया मेरा, तो समझ में आ गए कि इस आउटलाइन का मतलब क्या है और इससे हमें कमी कैसे बनानी है बीबीटी की। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये याद करने का मैंने तरीका बता दिया। बीबीटी सिद्धांत की 11 के 11 कमियों को, 11 के 11 लिमिटेशन को प्रत्येक बच्चा कर लेना। और आज की क्लास बच्चों आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। बाकी का जिन बच्चे ने यार YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो YouTube चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दो। आप लोग मुझे जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे, मैं उतनी ही ज्यादा क्लासेज यहाँ पर आप लोगों के लिए डालूंगा। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मैं आपके लिए सपोर्ट करूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इन लेक्चरों को इतनी अच्छी तरीका से तैयार करता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं बेहतर से बेहतर दे सकूं। अभी देखो, आप लोगों को पता है ये मेरे पास में ये बोर्ड है, अभी मेरे पास में स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी कभी स्मार्ट बोर्ड लेके आऊंगा तो वहां पर और भी बढ़िया अच्छी तरीका से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। वैसे मेरी नजर में बोर्ड इतना मैटर नहीं करता। देखो, जिसको पढ़ाना आता है ना, वो तो कॉपी के एक पन्ने पर भी समझा देगा, और जिसको पढ़ाना नहीं आता ना, कितना ही स्मार्ट बोर्ड लगा दो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि स्मार्ट बोर्ड काफी चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे कि जितने भी पॉइंट हैं मुझे यहाँ पर लिखने पड़े, वहां पर होती तो आराम से वो पीडीएफ लगा के एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता। खैर, स्मार्ट बोर्ड भी ले आएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। अभी तो आप लोग ये है कि ये बोर्ड है तो आप लोग इसी पे आराम से पढ़िए, एक एक चीज को समझ कर चलिए। कोई प्रॉब्लम होती है आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है बच्चों। फिर मैं आज के लेक्चर को यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।